जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए। लेकिन सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। अपने जीवन में जो आपने अभी ऑलरेडी लक्ष्य बना के रखा हुआ है सरकारी नौकरी पाने का, उसके लिए स्टेप्स डिसाइड कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। याद रखिए, टाइम टेबल एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे आपके रूटीन को बदल देता है और आपका सही रूटीन, सही डिसिप्लिन ही आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए यहां पे क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कवच कवच 4.0 किस रेलवे सेक्शन पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बड़ोदरा से सूरत तक, ऑप्शन बी अहमदाबाद से राजकोट तक, ऑप्शन सी बाजवा जो कि बड़ोदरा में है से लेकर अहमदाबाद तक, भरूच से बड़ोदरा तक। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कवच 4.0 है क्या। कवच 4.0 है क्या जिसको शुरू किया गया है बाजवा से लेकर अहमदाबाद के बीच में। देखिए बच्चों, कवच क्या है? एक सेफ्टी सिस्टम है, एक इंडियन रेलवे का सेफ्टी सिस्टम है। सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, याद रखना, सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का एक क्या है? सेफ्टी सिस्टम है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं सेफ्टी सिस्टम कैसे है। ये ऑटोमेटिक है। ये क्या रहेगा बच्चों? ये ऑटोमेटिक रहेगा। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? ये खुद काम कर लेगा। अब खुद काम करेगा तो किस तरीके का काम करेगा? ये जब भी लगेगा, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन में एक दिमाग फिट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है और दोनों एक ही पटरी पे हैं, तो टकराएंगी, जाहिर सी बात है। तो यहां पे ना एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है ऊपर। तो ये ट्रेन, ये देखिए, ये जीपीएस सिस्टम है, ठीक है। तो ये ट्रेन क्या करेगा? जीपीएस सिस्टम से सिग्नल भेजेगा और पता, जीपीएस इसको ट्रैक कर लेगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम से पता चल जाएगा ये ट्रेन कितनी स्पीड में है। और सेम जीपीएस यहां पर, और ये जीपीएस क्या करेगा? दोनों को कनेक्ट कर देगा, तो दोनों को पता चल जाएगा कि सेम ट्रैक पे ट्रेन आ रही है और वो दोनों ट्रेन टकराने से रुक जाएंगी। अब कैसे रुकेंगी? क्या ड्राइवर रोक देगा ट्रेन को, ब्रेक लगा देगा? बिल्कुल, ड्राइवर ब्रेक लगा देगा। लेकिन अगर ड्राइवर नहीं लगा पाया किसी कारणवश, जैसे कि वो विचलित हो गया या फिर जैसे कि उसको नींद आ गई है, मतलब XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें ब्रेक भी अपने आप लग जाएगा। और ब्रेक एकदम से ऐसा नहीं लगेगा जैसे डिस्क ब्रेक लगता है हमारी बाइक में कि ब्रेक लगा और सारी पटरियां ऐसे ऐसे पार हो गई, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। ब्रेक भी धीरे 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 करके लगेगा। लाइट लगा दो, ठीक है, ब्रेक भी, लाइट लगा दो, हेलो, ये लाइट ऑन कर दो। ब्रेक भी धीरे धीरे लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे लगेगा। तो ये ट्रेन रुक जाएगी और ये पटरी पे दोनों टकराने से क्या हो जाएंगी? बच जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? ऑटोमेटिक यहां पे ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और इस तरीके से हम लोग एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। अब देखिए ये कैसे समझ में आएगा, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जिसमें ना जैसे कि 23, इसमें ना 23 लगे हुए हैं, क्या? टावर। 23 टावर लगे हुए हैं। कौन से टावर लगे हुए हैं? जो कि रेडिएशंस भेजते हैं, तरंगे भेजेंगे, ठीक है। 23 टावर लगे हुए हैं, 23 टावर लगाए गए हैं और 23 टावर लगाए गए हैं। कितनी दूरी पे लगाए गए हैं? तो 96 किलोमीटर की दूरी पे लगाए गए हैं, ठीक है, 96 किलोमीटर की दूरी पे। और 4 किलोमीटर पे एक टावर लगाया गया है। और ये आप देखना, 23, 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 इज इक्वल टू 96 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रैक है बाजवा से लेकर अहमदाबाद का, ठीक है, ये कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का है। कहां से लेकर के है? याद रखना, ये बाजवा से लेकर के कहां तक है? अहमदाबाद तक है, ठीक है, याद रखना, बाजवा से लेकर के कहां पे है? अहमदाबाद तक है, ठीक है, अहमदाबाद तक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? याद रखना, ठीक है,
बाजवा, और बाजवा वडोदरा में है, तो कहीं आपको वडोदरा पूछा जाए तो भी आप लोग घबराना नहीं है, आप वडोदरा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वडोदरा का ये एक छोटा सा स्टेशन है बाजवा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ये जो पूरा 96 किलोमीटर का ट्रैक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर का ट्रैक है, तो 96 किलोमीटर का ट्रैक। इस 96 किलोमीटर का ट्रैक पे क्या लगाया गया है, तो कवच, कवच 4.0 लगाया गया है, जो ऑटोमेटिक ट्रेन को रोक देगा एक्सीडेंट होने से, एक्सीडेंट होने ही नहीं देगा। और इसके बीच में कितने टावर लगे हैं, तो 23 टावर लगे हैं, ठीक है, याद रखना। अब कितने स्टेशन आते हैं, बाजवा से लेकर के, बाजवा, ठीक है बच्चों, बाजवा से लेकर के कहां तक, बड़ोदरा, अहमदाबाद तक, ठीक है, कहां तक, अहमदाबाद तक, अहमदाबाद तक कितने स्टेशन आते हैं इसके बीच में, तो 17 स्टेशन आते हैं, ठीक है, 17 स्टेशन आते हैं इसके बीच में, आप लोग याद रखना। तो ये एक ऐसी सिस्टम है रेलवे का जो कि एक्सीडेंट होने से बचाता है, क्या बचाता है, एक्सीडेंट होने से हमें बचाएगा। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी सेफ्टी सिस्टम्स लगाए गए हैं, जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ट्रैक, जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक है, ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक, कैसे ट्रेन की स्पीड कैसे पता चलेगी, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर एक डिवाइस लगाया गया है जो कि ट्रेन की स्पीड को, जीपीएस को बता देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड पता चलेगी, और जीपीएस इन दोनों ट्रेनों को जोड़ देगा कि भैया रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, दोनों एक दूसरे के सामने एक ही पटरी पे हो, ऐसे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव, क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर टैग, टैग, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RFIT, ठीक है, याद रख लेना, RFIT के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, RFIT, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो क्या बनाया गया है, कवच 4.0 बनाया गया है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और ये ऑटोमेटिकली ट्रेन में ब्रेक लगा देगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होने वाला होगा। तो यहाँ पे हम ड्राइवर को नहीं भी मान के चलें कि ड्राइवर सब कुछ संभालेगा, तब भी एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ पे। चलिए, तो कवच 4.0 का यही काम है। आगे देखते हैं अगला, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने या नवीनीकरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है, ठीक है, याद रखें। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर क्या दिया है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को, ठीक है, याद रखना, किसी भी भारतीय नागरिक को, ठीक है, पासपोर्ट, क्या, पासपोर्ट, किसी भी भारतीय नागरिक को पासपोर्ट रखने का, पासपोर्ट रखने का और पासपोर्ट रिन्यू करवाने का अधिकार है, ठीक है, रिन्यू करवाने का अधिकार है। और रिन्यू का मतलब, जैसे आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो आप उस पासपोर्ट को दोबारा से रिन्यू करवा सकते हो, डेट बढ़वा सकते हो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या लेना देना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया है जिसमें एक बंदा था, और वो बंदा पासपोर्ट ऑफिस गया, ठीक है, वो बंदा कहां पे गया, पासपोर्ट ऑफिस गया, ठीक है, और जब वो बंदा पासपोर्ट ऑफिस गया तो उससे बोला गया कि तुम पे तो केस चल रहा है, तो हम तुम्हें पासपोर्ट नहीं देंगे। ध्यान से सुनना केस क्या है, ठीक है, याद रखना, एक बंदा पासपोर्ट ऑफिस गया, ठीक है, याद रखना, एक बंदा पासपोर्ट ऑफिस गया, ठीक है बच्चों, याद रखना, एक बंदा पासपोर्ट ऑफिस गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। वो बंदे का नाम महेश अग्रवाल है। इस केस को हम लोग महेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। वो बंदा गया पासपोर्ट ऑफिस, उसने बोला मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, नवीनीकरण करवाना है अपने पासपोर्ट का। तो उससे कहा गया कि भैया तुम पे केस चल रहा है, हम तुम्हें पासपोर्ट नया करके नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम तुमको पासपोर्ट इशू करेंगे, वरना तुम देश छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। इसको ये बोला गया, पासपोर्ट ऑफिस में जाकर के इसने बोला पासपोर्ट नहीं इशू करेंगे, ठीक है, पासपोर्ट नो इशू वाला केस, ठीक है, नो रिन्यूअल वाला केस आ गया कि भैया हम पासपोर्ट नहीं देंगे आपको, ठीक है, रिन्यू नहीं करके देंगे, नो रिन्यूअल वाला केस यहां पर आ गया, ठीक है, याद रखना। तो अभी पासपोर्ट ऑफिस की कंप्लेन इस बंदे ने किया कि यार ये मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पासपोर्ट ऑफिस तुम पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि देखिए सर, इस पे तो केस चल रहा है, हो सकता है कि ये देश छोड़ के भाग जाए जैसे हम लोग इसको पासपोर्ट दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तुम्हारी ड्यूटी थोड़ी है, ये तो पुलिस की ड्यूटी है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि कोई बंदा पासपोर्ट लेके और भाग जाता है, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो तुम अपना काम करो, ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हें पासपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो पासपोर्ट ऑफिस को एक एक्ट समझाया, एक सेक्शन, एक आर्टिकल समझाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सर, ठीक है, देखो सर, हमारे फंडामेंटल का आर्टिकल, आर्टिकल जो 21 है हमारे फंडामेंटल राइट का, ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ देता है। क्या देता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार देता है हमको, ठीक है, याद रखना, राइट टू लाइफ देता है हमको। और दूसरा हमको देता है राइट टू मूव, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो सर अगर आप उसका पासपोर्ट ही रख लोगे तो वो कहीं भी मूव नहीं करेगा, है ना, भले ही उस पे गिल्टी हो, भले ही वो पे नॉट गिल्टी, भले उस पे इल्जाम लगा हो, केस चला हो, ठीक है, आप उसका ये दो राइट तो नहीं छीन सकते, अधिकार तो नहीं छीन सकते। तो अभी ये आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप उसका पासपोर्ट रिन्यू करके दोगे, या फिर उसको पासपोर्ट नया चाहिए तो उसको आप नया पासपोर्ट भी करके दोगे, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि सर पासपोर्ट का भी तो एक एक्ट है, अधिनियम है पासपोर्ट का, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट, ठीक है बच्चों, याद रखना, पासपोर्ट एक्ट जो है, पासपोर्ट एक्ट जो है, इसमें क्या कहा गया है, यही कहा गया है पासपोर्ट एक्ट में कि भाई साहब देखिए, हम ये जो अपना ये जो इल्जाम लगा, जिस इंसान पर लगा है उसको पासपोर्ट नहीं दे सकते, ठीक है, ये कहा गया है पासपोर्ट ऑफिस एक्ट के अंदर में कि भैया जिस पे इल्जाम है हम उसको पासपोर्ट नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो आपका ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। ऑटोमेटिक अधिकार क्या होता है कि जो आपको किसी सेक्शन में आने पर अपने आप ही मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं भारत का सिटीजन हूं, तो भारत का सिटीजन होने के नाते जितने भी अधिकार हैं मुझे ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि पासपोर्ट एक्ट में जो कुछ भी लिखा है वो आपके ऑटोमेटिक नहीं अप्लाई होता, उसके लिए आप पूछोगे। जैसे कि जिस पर इल्जाम चल रहा है, जिस पर कोई केस चल रहा है, कोई केस चल रहा हो, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, याद रखना, उस पे आप नहीं दोगे पासपोर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस एक्ट में, लेकिन इसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब, ऑटोमेटिक ये अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ठीक है, पर ही आप अप्लाई करोगे, ये कहा गया है, ठीक है बच्चों, ये समझिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस वालों को बोला गया कि हम जब कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट है, हम कह रहे हैं कि उसको पासपोर्ट दो तो दो, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने आप पासपोर्ट एक्ट अपने आप अप्लाई नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट उसको अप्लाई करवाएगा। तो हम तो कह रहे हैं ना भाई उसको वापस करो, तो वापस करो, बात ही खत्म हो गई, आप क्यों इतना झिक झिक कर रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने या नवीनीकरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है, तो आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, एज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड ट्रेवल, कहीं पर भी मैं अपने देश के अंदर घूम फिर सकता हूं, मूव कर सकता हूं, जा सकता हूं, ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें यात्रा का अधिकार शामिल है, ये देता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा आपका सवाल क्या कहता है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 7,000 नहीं, ठीक है, 79,000 यानी कि 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद को किस संगठन ने मंजूरी दी है। देखिए बच्चों, यहां पर जो भी आपका इंडियन आर्मी है, ठीक है, आर्मी है, एयरफोर्स है और उसके बाद नेवी है, ठीक है, याद रखना, उसके बाद नेवी है। इसके लिए जो भी उपकरण खरीदे जाएंगे, यानी कि जो भी खरीदारी की जाएगी, यानी कि परचेजिंग होगी, याद रखना, वो परचेजिंग हर कोई नहीं खरीदेगा।
परचेजिंग का अधिकार किसको दिया गया है? डीएसी को दिया गया है। किसको दिया गया है? डीएसी को दिया गया है, याद रखना, डीएसी, ठीक है। यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जहाज खरीदना रहेगा, कोई भी हथियार खरीदना रहेगा, तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए कौन खरीदेगा? वो तो डीएसी खरीदेगा, डीएसी खरीदेगा, ठीक है। डीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, याद रखना क्या है, ठीक है, याद रखना डिफेंस एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन काउंसिल, एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है बच्चों, एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है, याद रखना एक्विजिशन काउंसिल। और ये बनाया गया था 2001 में। 2001 में कारगिल का युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद थोड़ा एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई और उसने बताया कि भैया जो भी सामान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए खरीदा जाए उसकी प्रॉपर गुणवत्ता की जांच हो, क्वालिटी की जांच हो, उसके लिए प्रॉपर एक क्या बनाया जाए? एक काउंसिल बनाया जाए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए जो भी खरीदारी करनी होती है वो करती है। तो अभी इसको कितने पैसे दिए गए हैं? 79,000 करोड़ दिए गए हैं। कितने? 79,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं डीएससी को, 79,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके? अभी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए रक्षा उपकरण खरीद सके। क्लियर पॉइंट? तो डीएसी इसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके पास, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई में RPREX 2025 यानी कि RPR एक्सरसाइज का मतलब क्या है? RPR एक्सरसाइज 2025 किस संगठन ने किया, ठीक है, याद रख लेना। तो अभी देखिए क्या है, एक समुद्री प्रदूषण नाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समुद्री प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ठीक है, समुद्री प्रदूषण नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि क्या है ये? एक पॉल्यूशन है जो कि ओशन में होता है, समुद्र के पानी पे होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? तेल के रिसाव से। ज्यादातर क्या होता है? तेल के रिसाव से। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा नुकसान वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तेल का रिसाव, ऑयल पिल्स कहते हैं इसको, ऑयल स्पिल कहते हैं, ऑयल स्पिल। ये जैसे कि दूसरे देशों से समुद्र के जहाज आते हैं, उसमें बहुत सारा तेल रहता है। भारत में जब हम निर्यात कर रहे हैं, तेल मंगा रहे हैं, तो या फिर कोई और देश दूसरे देश में लेके जा रहा है, तो ऑयल लीक हो जाता है कई बार। जब ऑयल लीक हो जाएगा, तेल लीक हो जाएगा, तो समुद्र के पानी पे पूरा ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पानी के जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है और वो मरने लग जाते हैं। तो इस प्रदूषण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दिया गया किसको? इंडियन कोस्ट गार्ड को, ठीक है। किसको दिया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया, ठीक है बच्चों, याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया जिम्मेदारी कि इंडियन कोस्ट गार्ड आप क्या करोगे? ये समुद्री जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करोगे, ठीक है, याद रखना। यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है बच्चों, बल। कब बनाया गया था इसको? तो 1978 में इसको बनाया गया था, 1978 में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। और तारीख की बात करें तो 18 अगस्त लिख लेना, 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन साथ के साथ आप लोग कवर करते हुए चलो, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक को एक जहाज भी दिया गया, एक जहाज दिया गया, पोत बोलते हैं हिंदी में जिसको, पोत, यानी कि वेसल भी दिया गया। इस वेसल को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इसका मेन काम क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करना, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये, ठीक है, याद रख लेना। और इसी शिप से ये इंडियन कोस्ट गार्ड जाएंगे, अलग अलग एरिया में देखेंगे कहां पे प्रदूषण हो रहा है, कहां पे प्रदूषण नहीं हो रहा है, और प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जो सिचुएशन इनके हाथों से बाहर होगी वो हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब इसी प्रदूषण को क्लियर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज चलाई गई है, एक मिशन चलाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RPRX, ठीक है, याद रख लेना। इसका मतलब क्या है? रीजनल लेवल। इसका मतलब क्या है? रीजनल लेवल, ठीक है, पॉल्यूशन, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज। क्लियर है? याद रखना, ठीक है, ये। और ये प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अभी एक्सरसाइज चलाई जा रही है। ओवरऑल चीजें आपके सामने है, तो करेक्ट
आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडियन कोस्ट गार्ड ने आरपीआर एक्सरसाइज चलाई है, यानी कि रीजनल लेवल पोल्यूशन कंट्रोल या फिर रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्सिव एक्सरसाइज चलाई है। और यहां पर ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाय विच मिनिस्ट्री वाज द पार्वती आगरा बर्ड सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन। अभी देखिए पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा, आगरा पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। अब इसका क्या मतलब है, पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब क्षेत्र जिसको पक्षियों के लिए बचा के रखा गया हो, पक्षियों के लिए बचा के रखा गया हो, ठीक है। एक बार एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोले हैं, पक्षी अभयारण्य, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, पक्षी अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। अब इसमें वेटलैंड भी है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भी है, जहां पे पक्षी आएंगे, साइबेरियन क्रेन्स आएंगे और दूर दूर से बहुत सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ताल तलैये भी हैं, और भी बहुत सारे जलाशय वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे तालाब बना के रखे हुए हैं ताकि बाहर से पक्षी आके यहाँ पे रहते हैं। इसको हम लोग पक्षी अभयारण्य कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, नो मैन एरिया, ठीक है, यहाँ पे नो मैन एरिया तो नहीं, ठीक है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज पे रोक लगती है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज पे रोक लग गई है, ठीक है, एक्टिविटीज नहीं हो सकती, मैं क्रॉस लगा देता हूं, इसका मतलब नहीं हो सकती, ठीक है। लकड़ी का काटना, ठीक है, लकड़ी काटना नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ही कम होता है, टूरिज्म भी कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लोग नुकसान ना पहुंचा दें, है ना। तो ये इसका नाम क्या है, याद रखना, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है इसका, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। क्लियर अपन बच्चों यहाँ पे, याद रखिएगा। और कब बनाया गया था, तो 23 मई 1990 में बनाया गया था, ठीक है, याद रख लेना, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, 23 मई 1990 में इसको बनाया गया था। अब ये तो पहले की सिचुएशन था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या बनाया गया है, इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। अब इसी के बाहर ना एक और लेयर बना दी गई है, इसी के बाहर एक और लेयर बना दी गई है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो एरिया था ना 1084 स्क्वायर किलोमीटर का था, लेकिन अब ये एक पूरा लेयर बना दिया गया है, वैक्यूम बना दिया गया है, याद रखना, ये दिखाई दे रहा है पूरा पूरा ये वैक्यूम है, ठीक है, एक और लेयर बना दिया गया है। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इको सेंसिटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्या बोलेंगे, इको सेंसिटिव जोन हम लोग इसको कहते हैं। और यही अब क्या करेगा, एक और लेयर चढ़ा देगा जिसमें पक्षी सुरक्षित रहेंगे, पक्षी घूमेंगे फिरेंगे, जो विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे वो भी प्रॉपर जीवित रहेंगे क्योंकि उनको भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाता है। क्लियर है बच्चे यहाँ पे, तो चलिए, तो अभी क्या है, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है, ये आपका सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आता है। ठीक है बच्चों, चले, which judge comprised the bench of Supreme Court that stayed its earlier Aravali order and directed a fresh independent expert committee। सुप्रीम कोर्ट की वो पीठ किन न्यायाधीशों से बनी थी जिसने अरावली पहाड़ियों से जुड़े पुराने आदेश पर रोक लगाकर नई स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का निर्देश दिया। अभी देखिए पुराना जो एक वर्डिक्ट आया था, ठीक है, याद देखेगा, पुराना वर्डिक्ट, ठीक है, पुराने वर्डिक्ट में क्या कहा गया था, अरावली की परिभाषा, ठीक है, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा, अरावली पहाड़ियों की परिभाषा, ठीक है, की परिभाषा क्या दिया गया था, कि परिभाषा पुराने सुप्रीम कोर्ट में, पुरानी नहीं, ठीक है, इसके पहले वाले फैसले में क्या दिया गया था कि 100 मीटर की जो हाइट, ठीक है, मीटर से छोटे छोटे पहाड़ क्या नहीं कहलाएंगे, ठीक है, अरावली नहीं कहलाएंगे, अरावली नहीं होंगे, ठीक है। एक और दिया था कि दो पहाड़ों के बीच में
के बीच, ठीक है, के बीच 500 मीटर का गैप, 500 मीटर का गैप है तो वो भी अरावली नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया है, बदला नहीं है, अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है, ठीक है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो हो सकता है कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पर्यावरण को बचाने के चक्कर में हम लोग पर्यावरण का नुकसान ही कर रहे हो, क्योंकि 100 मीटर से छोटे पहाड़ अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 93% पहाड़ कट जाएंगे, ठीक है, 93% पहाड़ कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, 93% पहाड़ कट नहीं जाएंगे, इस पे माइनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, माइनिंग शुरू हो जाएगी। और सरकार ने क्या कहा है, ठीक है, कि हम माइनिंग नहीं करवा रहे हैं, बस उसको अरावली के डेफिनेशन से हटा रहे हैं। अरे यार जब अरावली के डेफिनेशन से हट जाएगा तो अरावली पे जो भी नियम कानून लग रहे हैं वो तो उस पर लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है अपने आप ही काटापीटी शुरू हो जाएगी अरावली की, और 93% जो पहाड़ हैं वो खतरे में आ जाएंगे, जिससे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाएगा, ठीक है। और जो 500 मीटर दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है, यहाँ पे खनन खुदाई शुरू हो जाएगी मान लो, क्योंकि ये भी अरावली नहीं माना जाएगा, तो यार इन पहाड़ों की जड़ें एकदम से कमजोर नहीं हो जाएंगी, और जो इनकी श्रृंखला जो लिंक है वो भी तो टूट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो ऐसा है, अभी हम लोग ना रोक लगा देते हैं, ठीक है, अभी हम लोग रोक लगा देते हैं, और रोक लगा क्या करेंगे, एक एक्सपर्ट की कमिटी हम लोग बिठाते हैं, एक एक्सपर्ट की कमिटी बिठाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी। और ये एक्सपर्ट कमिटी क्या करेगी, ठीक है, क्या करेगी, रिसर्च करेगी कि अरावली की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अरावली की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और ये हमको कब रिपोर्ट पेश करेगी, तो 21 जनवरी 2026 को हमको रिपोर्ट पेश करेगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो अभी ये जो फैसला लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की तीन जजेस की बेंच है, ठीक है, तीन जजेस की बेंच है, ठीक है, याद रखना बेंच है, इसी ने यह फैसला लिया है कि अरावली की परिभाषा एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। तो वही आपका सवाल है कि अपने ही फैसले पर रोक लगाकर नई एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी बनाने का फैसला किन्होंने दिया है, जस्टिस सूर्यकांत ओनली जो कि आज की डेट में सीजेआई हैं, जस्टिस जेके महेश्वरी ओनली, जस्टिस एजी महेश ओनली, और ऑल ऑफ द अबव। तो तीन जजेस थे और तीनों का नाम यही है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका क्या आता है, हु फ्लैग्स ऑफ द INSV कौंडिन्य मेड एन ओवरसीज वॉयस फ्रॉम पोरबंदर टू मस्कट। पोरबंदर से मस्कट के लिए INSV कौंडिन्य की पहली विदेशी समुद्री यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाई। अभी देखिए बच्चों क्या है ये INSV क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लें, इंडियन, ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन नेवल, ठीक है, सेलिंग, ठीक है, याद रखना सेलिंग, क्लियर पॉइंट, सेलिंग वेसल, सेलिंग वेसल है ये, यानी कि एक यात्री यात्री शिप है, ठीक है, जो कि कहां से जा रहा है, तो गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के मस्कट तक जा रहा है, मस्कट तक जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो शिप है ना इसका नाम क्या है, ये जो शिप है इसका नाम क्या है, INSV, INSV कौंडिन्य, क्या नाम है इसका, कौंडिन्य, कौंडिन्य नाम है इसका। तो सर इतने सारे शिप जाते रहते हैं, ये नया मतलब ये इसमें नया क्या है जो इतना फेमस हो रहा है, जो हम लोग करंट अफेयर में इसको पढ़ रहे हैं और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो देखिए बच्चों जो INS कौंडिन्य है ना, ये बनाया गया है तकरीबन तकरीबन 2000 साल पुराने पुराने टेक्नोलॉजी से, टेक्निक से बनाया गया, ठीक है, टेक्निक से बनाया गया, 2000 साल पुरानी टेक्निक से बनाया गया है। और इसका मतलब क्या है 2000 साल पुरानी टेक्निक से, कि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी हो गया, ठीक है, इसमें बांस हो गया, बांस हो गया, ठीक है, नारियल का रेशे की रस्सी, ठीक है, नारियल के नारियल के रेशे की रस्सी हो गई, ठीक है, रस्सी हो गई। और भी बहुत सारा जो गांव में पुराने जमाने में नाव बनाई जाती थी ना, इस तरीके की नाव दिखाई दे रहा, प्रॉपर लकड़ी वगैरह की, ठीक है, तो यही तरीके का बनाया गया है, पुरानी पद्धति, ठीक है। और ये किसके नाम पे रखा है, भारत का पहला, ठीक है, किसके नाम पे रखा गया इसका, भारत का पहला नेविगेटर, भारत का पहला नाविक जो था, ठीक है, नाविक, ठीक है, नाविक, उसी का नाम पे रखा गया। और इसका नाम क्या था, कौंडिन्य, इसका नाम क्या था,
कौंडिन्य, कौंडिन्य, ठीक है। ये जो कौंडिन्य था इसी ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था फूनान, जिसका नाम था फूनान, फूनान शहर बसाया था इसी ने। और ये जो फूनान शहर बसाया था आज की डेट में यही कंबोडिया है, आज की डेट में यही कंबोडिया है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, आज की डेट में यही कंबोडिया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 2000 साल पुरानी समुद्री विरासत को दिखाता है ये आईएनएस कौंडिन्य, हमारी 2000 साल पुरानी समुद्री विरासत। यानी कि क्या हो रहा है कि भैया हम इसी तरीके से व्यापार पहले भी किया करते थे ओमान। और ये मस्कट याद रखना, मस्कट का मतलब ओमान, ठीक है। मस्कट कहां पे है, ठीक है, मस्कट कहां पे है, ठीक है, ओमान में है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ओमान के साथ हमारे पुराने रिश्ते बहुत पहले के ही हैं, समुद्री रास्ते। और ये जो आईएनएस कौंडिन्य है ना, जब जाएगा यात्रा पे तो वही रूट फॉलो करेगा पुराना, जिस रूट से ओमान और भारत के बीच में बहुत पहले 2-2-2.5 साल पहले व्यापार होता था, समुद्री व्यापार। और ये मत समझना कि 2-2.5 साल पहले व्यापार होता था सर, अरे 4,500 साल 5,000 साल पहले जब जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें आप लोगों को जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य प्रूव करते हैं कि हाँ हमारा व्यापार था और नाव के जरिए था तो लोथल जो हमारा डॉकयार्ड था पुराना, लोथल याद हो, गुजरात है ना, भोगवा नदी के किनारे, वो भी तो डॉकयार्ड था। इससे साबित होता है कि हाँ हम लोग बहुत ज्यादा व्यापार किया करते थे अंतरराष्ट्रीय। तो ये व्यापार, तो ये जो नाव है कौंडिन्य जो अपनी यात्रा पर निकला, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, तो हरी झंडी दिखाई है कृष्णा स्वामीनाथन ने। ये इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के लीडर हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड के लीडर हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न, ठीक है बच्चों, वेस्टर्न कमांड, ठीक है बच्चों, याद रखना वेस्टर्न कमांड के लीडर है, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपके पास, अगला सवाल है स्मृति मंधाना से रिलेटेड। आपको पता है स्मृति मंधाना कौन है, ठीक है, उभरती हुई, नॉट उभरती हुई यार, उभर चुकी है ना, उभरती हुई तो वो होता है ना कि उन्होंने 1-2 सेंचुरी मार दिया है और ठीक है चलो चल रहा है, नहीं, उभर चुकी है, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और इन्होंने फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। क्रिकेट में 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो स्मृति मंधाना, मिताली राज, सूजी बेट्स और कार्लोटी एडवर्ड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, स्मृति मंधाना सामने दिख रही है, ठीक है। तो स्मृति मंधाना ने क्या किया है, स्मृति मंधाना, ठीक है बच्चों, स्मृति मंधाना ने कितने 10,000 रन मार दिए हैं, ठीक है, किसमें, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, किसमें, इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है बट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, ओडीआई यानी कि वनडे हो गया, सभी का मिला के इन्होंने 10,000 रन मारे हैं। और ये ऐसा करने वाली 4th प्लेयर बन चुकी है पूरी दुनिया की, 4th प्लेयर बन चुकी है पूरी दुनिया की, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, 4th प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी हैं। और सेकंड प्लेयर ऑफ द इंडिया, सेकंड प्लेयर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो पहली प्लेयर थी वो कौन थी, तो मिथाली राज थी, कौन थी, तो मिथाली राज थी पहली प्लेयर, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो चलो सर दो तो हो गए, एक स्मृति मंधाना, एक मिथाली राज इंडिया से, और बाकी 2 प्लेयर कौन कौन से हैं बच्चों, तो देखो बाकी 2 प्लेयर में एक सूजी बेट आपको दिखाई देंगी, ठीक है, सूजी, ठीक है, सूजी बेट्स दिखाई देंगी, ठीक है, सूजी बेट्स कहाँ की है ये, तो न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड की हैं और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। और आप तीसरा देखोगे यहाँ पे तो कार्लोटे एडवर्ड्स, ठीक है, चौथा देखोगे तो कार्लोटे, ठीक है बच्चों, CHARLOTTE, ठीक है, कार्लोटे एडवर्ड्स, ठीक है, एडवर्ड्स, क्लियर है बच्चों यहाँ पे, एडवर्ड्स। तो ये जो कार्लोटे एडवर्ड्स हैं इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं। कुछ दिन पहले स्मृति मंधाना ने एक और रिकॉर्ड बनाया था जिसमें उन्होंने 4,000 प्लस T20 रन मारे थे और ऐसा करने वाली वो, ठीक है, एशिया और भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी थी, ठीक है, पहली खिलाड़ी बन चुकी थी। और इसी के साथ वो पूरी दुनिया की सेकंड खिलाड़ी बनी थी 4,000 रन T20 मारने वाली। तो पहली वाली कौन थी, वो थी सूजी बेट, ठीक है, कौन सी, सूजी बेट पहली वाली थी। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको इंपॉर्टेंट नोट कर डालनी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आप लोगों ने सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों ने अपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से बेहतरीन सेशंस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और एक बार और हैप्पी न्यू ईयर।